माननीय श्री प्रसन्न आचार्य जी, वरिष्ठ सांसद, नेता बीजू जनता दल राज्यसभा के हमारे माननीय सदस्यगण, महासचिव राज्यसभा, सचिव राज्यसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी, मीडिया के सज्जनों, देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा पुनः नमस्कार। दरअसल मुझे यकीन है कि नए सदस्यों के लिए आयोजित यह 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत ही एडुकेटिव और बहुत लाभप्रद रहा होगा। मैं आप में से सारे लोग लगभग, जिनका कल मैंने बैकग्राउंड सुना, बहुत लंबे अनुभव के साथ यहां आए हैं, सबके बड़े समृद्ध अनुभव हैं। मैं सिर्फ आपसे अपने अनुभव शेयर करना चाहूंगा। सांसद के तौर पे हमारे यहां शास्त्रों में पुरानी मान्यता भी है कि एक दूसरे के अनुभव शेयर करने से हमारी जानकारी का संसार, ज्ञान का संसार बढ़ता है। सबसे पहले जो सुनने की कला बैठकर राज्यसभा में मैंने अपने वरिष्ठ सांसदों, बड़े अनुभवी लोगों के सुझाव पर शुरू की, तो उसमें बिना सुने कह सकता हूं कि आपने प्रसन्न आचार्य जी को सुना होगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट, बहुत शालीन तरीके से सारगर्भित, टू द पॉइंट बात रखने वाले, और उसका हम सबके मन पर, और ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनका मन पर गहरा असर होता है। मैं ये जानता हूं कि हम पार्लियामेंटियंस का रोल एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही डिमांडिंग टास्क है। हम जिस पार्टी से जुड़े हैं उसका दायित्व हमें निभाना है। पार्लियामेंट के अपने रूल्स, प्रोसीजर और रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना है। स्टेट इंटरेस्ट है, क्योंकि यह स्टेट काउंसिल कहा ही जाता है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, और पुनः निजी जीवन, इन सबके बीच बैलेंसिंग एक्ट जीवन का चुनौतीपूर्ण है। पर ऐसे कामों के लिए किस तरह फाइन बैलेंस हम अपने काम में बेहतर तरीके से इफिशिएंटली कर सकें, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अपने लिए बड़ा उपयोगी पाया, बड़ा लाभप्रद पाया। निश्चित तौर से आप सबको भी उसका बहुत, इससे आपके अनुभव समृद्ध हुए होंगे, इससे लाभ मिला होगा, यह मेरा यकीन है। इस कार्यक्रम के दौरान हमारी संसद, खासकर राज्यसभा के कामकाज के बारे में आपने सभी हमारे सीनियर सांसदों, डोमेन एक्सपर्ट्स और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों से सुना होगा, आपने इंटरेक्ट किया होगा, और जो सूचना मुझे मिली कि आपकी बहुत गहरी रुचि रही, भागीदारी रही, आपने जो भी सवाल पूछे होंगे, जिज्ञासा आपने जाहिर की होगी, उसका एक अलग लाभ मेरी दृष्टि में यह है कि आपने राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया है। उसके बाद आप उस अनुभव के बाद यहां ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो आपने जो भी क्वेरीज की होंगी, जो भी सवाल पूछे होंगे, वो आपके अनुभव से निकले होंगे, जो सबके लिए बड़े उपयोगी होंगे। और इससे जो आपके क्लेरिफिकेशंस रहे होंगे, उसके बाद निश्चित तौर से आपका रोल पहले भी बहुत समृद्ध और बेहतर था, आगे और भी बेहतर होगा, यह मेरा यकीन है। मुझे विश्वास है कि सदन के कामकाज, संसदीय डिवाइसेस के बारे में संबंधित रूल्स, प्रोसीजर किस तरह से काम करते हैं, उनको जानने से काफी अनुभव होता है, और हम अपने कामकाज का निष्पादन और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। माननीय सदस्यगण, कई बार मुझे एहसास होता है कि, और ये यथार्थ भी है, कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकते। जो हमारे यहां मान्यता भी है कि देश, काल और परिस्थितियां, यानी समय जिस तेजी से बदलता है, उस समय के अनुरूप चीजें कैसे होनी चाहिए, और यह दायित्व तो हम सबका है, लेजिस्लेचर, कि हम देखें उस पर। तो भविष्य के चैलेंजेस के अनुसार रूल्स हमारे बनते रहें, यह काम राज्यसभा में भी लगातार होता रहा है। आप जानते हैं कि राज्यसभा के रूल्स 1964 में एडॉप्ट किए गए थे। इसके बाद समय समय पर उनमें आवश्यकता अनुसार अमेंड हुए। वो 13 बार
अब तक आवश्यकता अनुसार उनमें अमेंड उन्हें करना पड़ा है। आज के हमारे जो माननीय सभापति जी हैं, उन्होंने इसके महत्व के अनुरूप एक फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जिसने कंप्रहेंसिव रिव्यू करके अपनी रिपोर्ट दी है और वह कमेटी के विचाराधीन है। इसके अलावा आपको डायरेक्शन जो हमारे माननीय चेयरमैन के द्वारा जारी होता है, समय समय पर बीच में हमारे स्पीकर लोकसभा, माननीय चेयरमैन राज्यसभा डायरेक्शंस इश्यू करते हैं। वो डायरेक्शंस भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने रूल्स और प्रोसीजर है उनके बारे में जानना। अब तक वो क्या महत्व है उनका कि जहां भी रूल्स साइलेंट हैं या किसी रूल्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसके बारे में अब तक राज्यसभा में 46 डायरेक्शंस इश्यू हुए हैं। इन्हें भी जानना बहुत ही उपयोगी है। माननीय सदस्यगण, कल बहुत ही सुंदर तरीके से अपने उद्घाटन भाषण में हमारे माननीय चेयरमैन ने सदस्यों के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके दायित्व पर बहुत बढ़िया ढंग से बताया था। माननीय सभापति जी ने राजनीति में एक मुकाम हासिल करने और जिन लक्ष्यों के साथ आप आते हैं उन तक पहुंचने के लिए स्व अनुभव से, अपने अनुभव से बहुत ही बेहतर तरीके से चीजें बताई थी। मुझे यकीन है कि उनके व्यवहारिक अनुभवों से हम लोग सदन में तो लगातार सीखते भी हैं, यहां भी उनके इस उद्घाटन भाषण से हमें बहुत लाभ मिलेगा और हमारा राजनीतिक कामकाज उसके अनुरूप और बेहतर और संपन्न होगा। कल मैंने आपसे शेयर किया था बहुत संक्षेप में पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में कि कैसे वो वॉचडॉग के रूप में काम करते हैं इंस्टीट्यूशंस का। कुछ कमेटी में मुझे भी काम करने का मौका मिला, वो अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सरकार की एक अकाउंटेबिलिटी, जो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, उसको इंश्योर करने और ठीक करने का काम इन कमेटियों के माध्यम से ही होता है। इनके साथ ही हम सरकारी अधिकारियों से इसमें पूछते हैं, जो कुछ जानना होता है, क्वेरीज हमारी होती है उनसे पूछते हैं, डोमेन एक्सपर्ट से यानी उस विषय के जानकार लोगों से हमारा ज्ञान खुद बढ़ता है। हम कई चीजें जो नहीं जानते उनको समझने का मौका मिलता है। सिविल सोसाइटी के लोगों से, स्टेक होल्डर से बहुत सारी चीजें हमें जानने का सीधा संवाद का अवसर मिलता है। और इसका बड़ा लाभ मैंने पाया कि जो हम लोग राजनीति में ग्रास रूट से आते हैं, अगर वो चीजें हम बताते हैं इन लोगों को, तो उससे प्रशासन, सरकार के कामकाज में बहुत दक्षता, बेहतरी आती है और उनकी चीजों से, सिस्टम के बारे में हम भी जानते हैं, तो हमारा भी अनुभव काफी समृद्ध होता है। इस रूप में इन समितियों के कामकाज में, जो एक तरह से वहां ये मिनी पार्लियामेंट है समितियां, और हम अपने अपने दलों के उससे दायरे से ऊपर उठकर वहां काम करते हैं, उनका बड़ा योगदान आज की तारीख में मैं पाता हूं सिस्टम में। कमिटीज का काम करते हुए मैंने समझा, और वैसे भी हम सांसदों का, विधायकों का जो मुख्य काम है, जो आप सब जानते हैं, एक विधायी काम, अन्य कामों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेट, कानून बनाना, जो मेरे समझ में आया। जैसे मैं सदन में बराबर यह सुनता था, हमारे माननीय सांसद चिंतित रहते थे, हर पक्ष के सवाल उठाते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको कहूं, दुर्घटनाएं इतनी बढ़ गई, मतलब लगातार एक एक मिनट में किस तरह दुर्घटनाओं की रफ्तार बढ़ी, कितने युवक मरने लगे, वो सारे आंकड़े आते थे और बाद में उस पर कोर्ट के डायरेक्शन आते थे। तो मुझे थोड़ी रुचि हुई कि मैं जानूं इस विषय पर। बाद में मुझे उसके मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल सेलेक्ट कमेटी में भी सदस्य के रूप में काम करने का मौका मिला। तो देखा कि अदालतों में पीआईएल दायर होते हैं और अदालतें सीधे आदेश देती हैं। तो मुझे आश्चर्य होता कि भाई अदालतें आदेश देती हैं, जो हमारी विधायिका का क्षेत्र है, कानून या एग्जीक्यूटिव का क्षेत्र है, उसमें वो आदेश देती हैं। और संसद में लगातार इस बात की चिंता भी होती थी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बेहतर तरीके से हमारे संविधान में जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और विधायिका, लेजिस्लेचर के बीच एक बैलेंस बनाया। तो किस तरह से, क्यों इस तरह की चीज होती है, तो मैंने पाया उसमें भाई अगर समय से कानून बनाने की तरफ हम पहल न करें तो इस तरह की एनॉमलीज आती रहती है। कई दशकों बाद मोटर व्हीकल अमेंडमेंट में परिवर्तन हुए। उसके पहले 91 में मतलब उदारीकरण आया और मोटर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन हो गया। जहां कुछ एक करोड़ गाड़ियां थी, 1 करोड़ 2 करोड़, वो बढ़कर के 28 करोड़ 20 करोड़ 22 करोड़ हो गई। दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई,
लेकिन समय से कानून नहीं बने, इसलिए यह नॉर्मली हुई। तो लगा दशकों बाद कानून बने। इस तरह से कुछ चीजें मैं देखता था। जो कहा आपसे कि सुनने की आदत मैंने बनाई, मैं बैठता था देर तक, तो हर बार देखता कि चाहे जीरो आवर हो, सवाल हो, या फिर और चीजें हमें कहनी हो, तो इस तरह से इस तरह के सारी चीजें उसमें मैंने पाया कि लगभग सभी पक्ष के सांसद यह सवाल जीरो आवर में, सवाल मतलब पूछने के दौर में, या अन्य जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहस के दौरान, उसके माध्यम से उठाते थे कि भाई जो खाद्यान्नों में मिलावट है उसकी विदेशों में बड़ी सजा का प्रावधान है, हमारे यहाँ दूध से लेकर सब चीजों में भारी पैमाने पर मिलावट होती है। ऐसे सवाल, ऐसे प्रसंग लगातार आते थे। मैंने 2 वर्ष में, मुझे याद नहीं कितनी बार मैंने सुना किसकी सजा का प्रावधान, और हर पक्ष के लोग उठाते थे। तो मुझे थोड़ा रुचि हुई, मैं उसको जानने के लिए मैं थोड़ी गहराई में गया, तो पता चला कि ये कानून तो शायद 1954 में बना था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 10 को लग गए उसके संशोधन में, तब तक आबादी बढ़ गई, इस तरह की चीजें होने लगी। तो अगर समय से कानून ना बन पाए तो ये इस तरह की एनॉमली रहती है, और ये काम हम सब का है। मतलब मैं मानता हूं कि विधायी काम हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है, और इन सवालों को उठाने, आप जानते हैं दुनिया में इसको हम लोग कहते हैं आज की तारीख में कि नॉलेज एरा है। तो नॉलेज एरा में जब आप बोलते हैं इन तथ्यों के साथ, तो वो कहते हैं नॉलेज स्पीक्स, विजडम लिसन्स। तो इस तरह का असर होता है। और मैं सुनता था अपने, जब भी हम लोग सांसद, मान लीजिए कभी अरुण जेटली जी बोल रहे हो, गुलाम नबी जी बोल रहे हो, या अन्य कई सदस्य हैं जिनका मैं नाम अभी लूं तो शायद जिनका छूट जाए न्याय होगा, जब बोलते थे तो कहीं रहते थे, टीवी पर देखकर आ जाते थे, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था। हम किसी के विचार से सहमत असहमत हो सकते हैं, वो अलग है, लेकिन जो अपनी बात रखने की कला है, किस तैयारी के साथ, किस तर्क के साथ, और बिल्कुल लॉजिकल जो बात कहते हैं वो हमको, हमारे समझ में आता है कौन सी बात सही है नहीं, हम सब जानते हैं। तो इस तरह की चीजें फिर मैं बहुत बाद में समझ पाया अभी कि बड़ी तेजी से ये दुनिया बदल रही है। आप जानते हैं कि 2020 में जब ये कोविड-19 आया, तब हमारे पास इससे डील करने के लिए, इस पेंडेमिक से डील करने के लिए जो कानून थे वो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए, इतने वर्षों पुराने। ये तो हम सबका दायित्व है कि हम नई परिस्थितियों के अनुरूप कैसे कानून बनवा सकें, उसके लिए लगातार चौकस रहना, कहना, और सरकारों के पास काम बहुत होते हैं। तो जब हम इस तरह की चीजें सामने लाते हैं तो निश्चित तौर से, जैसा आपने सुना कि जब इस तरह से आप कहते हैं, उठाते हैं, तो वो सुना जाता है। और मेरा खुद का अनुभव है कि कई ऐसे सवाल, मैं नया सांसद था, मैं नए नए पढ़ता था, सुनता था, तो उठाता था। कभी तो उस पर खुद स्वतः, मेरी अपेक्षा नहीं होती थी, मुझे पता भी नहीं होता था, सरकार के विभाग का उत्तर आता था कि इस पर ये कदम उठाए गए स्वतः। तो सबसे बड़ा सवाल आज जो मुझे लगता है, जो हम सबको मिलकर इसका गौर करना चाहिए, कि हमारे कानून जिस दौर के बने हो, फिजिकल एज माना गया, आज डिजिटल एरा है, और डिजिटल उसमें काफी काम भी हो रहा है। तो कैसे हम कॉप अप कर सकें दुनिया के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, सब कुछ बदल रही है, उसके बराबर हम पहुंच सके, उससे गति से गति मिलाकर हम खड़े हो सके, ये हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में यह मैं महसूस करता हूं। इसी संदर्भ में मैंने, आप जानते हैं कि डेवलपमेंट के तौर तरीके के बारे में दुनिया में आज सबसे अधिक बहस होती है, क्योंकि ये एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एरा पूरी दुनिया मानती है कि कैसे समाज बेहतर हो, हर आदमी तक लाभ पहुंचे, हर आदमी आर्थिक रूप से सक्षम हो। ये एक बड़ी चुनौती है। तो इसमें, इस दौर में जो लोग टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी, समाज को सब जोड़ करके देखते हैं कि समाज किस गति से आगे जा रहा है और कहां जाएगा, उसमें आज दुनिया के सबसे बड़े जाने माने नामों में एक फ्यूचरोलॉजिस्ट माने जाते हैं, कुर्जविल। 2016 में उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में हम देखने वाले हैं कि 20,000 वर्षों में जो चेंज हुए हैं, उतने बड़े चेंज अभी आने वाले हैं हमारे जीवन काल में। यानी मान लीजिए उनकी उम्र उस वक्त 45-50 के आसपास रही होगी, और मान लीजिए 50 साल, तो इन 50 सालों में पिछले 20,000 वर्षों में जो चेंज हुए हैं,
और जब 20,000 वर्षों के चेंज की आप बात करते हैं तो मुझे तो दिखाई देता है कि हम लोग तो गांव से निकले बिल्कुल। मैं आपको बताऊं 90s तक जब हम लोग नौकरी में थे और जानते देखते थे चीजों को ठीक ठाक ढंग से, तब भी 90s तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं था। धीरे धीरे जब 91 के बाद चाहे वो आपका मोबाइल फोन आ गया, बाकी टेक्नोलॉजी आई, तो उसका आपने देखा क्या असर पड़ा। 85 से शुरू हुआ था कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर आया तब क्या स्थिति थी, धीरे धीरे वहां से चेंज शुरू हुआ। और इस चेंज में तो सारा चेंज तो पिछले 10-20 वर्षों का। उसमें बड़ी मशहूर किताब आई थी अपने समय की, इकोनॉमिस्ट की महिला पत्रकार ने लिखा था, डेथ ऑफ डिस्टेंस, यानी दूरियों का खत्म होना, उसका दुनिया पर क्या असर हो। अब तो ग्लोबल विलेज का दौर है, तो इस दौर में ऐसे हालात में मतलब जो चेंजेज होंगे, तो जो पिछले 10-20 वर्षों में जो 30 वर्षों में जो बड़े चेंज हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले मतलब 20,000 वर्षों में जो चेंज हुआ उतना बराबर होगा। तो उस एज के अनुरूप हमारा समाज कैसे जा सके, हमारा देश कैसे जा सके, हमारा प्रांत कैसे जा सके, हमारा मुल्क कैसे जा सके, हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या हो, इस पर सोचना, लेजिस्लेट करना, इसकी चिंता करना, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में तो हम सब का ही काम है, सांसदों का, विधायकों का, जो हमारी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं उन सब का। तो ये सारे सवाल हमारे जेहन में उठते रहे संसद में काम काज करते हुए भाग लेने का। मैं सांसद बनने के पहले मैं पत्रकार था। 2013 अक्टूबर में मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण देश जाने का मौका मिला, एक पत्रकार के रूप में। वहां हम सबको अवसर मिला, बहुत ताकतवर देश, 40-50 वर्षों में उसने अपनी स्थिति बिल्कुल बदल दी है। वो अपने रूलिंग पार्टी के नाम से उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल रखी है, सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूल। और आप समझिए कि उस सेंट्रल स्कूल के इंचार्ज जो होते थे वही उनके नेक्स्ट प्रेसिडेंट माने जाते हैं, देखे जाते हैं। वहां हमें जाने का मौका मिला। इतना सुंदर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, और वहां की ट्रेनिंग की प्रक्रिया, कैसे एक्सपर्ट्स अपने अपने इलाके के रखे गए हैं, जो फ्यूचर लीडरशिप तैयार होनी है। मैंने हमारी ट्रेनिंग का क्या महत्व है इस संदर्भ में मुझे याद आया वो प्रकरण। तो वहां पर बताया जाता था कि आज से 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद दुनिया कैसी होगी। हमारा जिस, मान लीजिए आप शहर से हैं, जिस इलाके से हैं, जिस प्रांत से हैं, उसका पॉपुलेशन कितना होगा, उसका डेमोग्राफी कैसे बदलेगी, उसके अब इंडस्ट्रीज कैसे बदलेंगी, क्या हालात हो, उसके अनुरूप आपका डेवलपमेंट कैसे होगा देश का, आप कैसे आगे जा सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग होती है उन लीडरशिप की जो हमारी तरह वहां का दायित्व संभालते हैं। ये कांस्टेंट, निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है वहां, और वो राज्यों में भी है। तो इस तरह से लीडरशिप की ट्रेनिंग, और दुनिया के जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं अपने इलाके के, वो आते हैं और चीजों को बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ट्रेनिंग इस रूप में महत्वपूर्ण है। अभी इसी संदर्भ में मैं एक किताब अभी हाल में पढ़ रहा था, बहुत ही चर्चित किताब दुनिया में, और बड़ी इस पर अभी बहस भी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आई है। वो मूलतः जिन्होंने लिखा है वो भारत के ही वासी हैं, लेकिन लगभग 50-60 वर्षों से वो विदेश में रह रहे हैं, अमेरिकन नागरिक हैं। और 70 के दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जिन लोगों ने काम किया, उसमें वो सबसे प्रामाणिक नाम माने जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, 5 बैटल ग्राउंड्स, राजीव मल्होत्रा। अब आप देखें, कहते हैं वो कि 21 से 30 के बीच, यानी इस दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह दुनिया को बदल देगा, समाज को बदल देगा। तो उस दौर में हम क्या हमारे लिए चीजें करनी है हर क्षेत्र में, वो मुझे लगता है कि बहुत इन चीजों को हमें जानना चाहिए, उठाना चाहिए, और इसका असर पड़ता है। इससे समाज को या देश को एक दिशा मिलती है, और जो माना जाता है कि जो हमारे पार्लियामेंटियंस डेस्टिनी मेकर हैं, और जो पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने और आज़ादी की लड़ाई के बड़े लोगों ने सोचा कि देश की नई नियति को दिशा देने का काम यहाँ से होगा। तो ये बदलते समय के साथ हमारी भूमिका इन चीजों पर भी जाए, तो मुझे यकीन है कि बहुत सक्षम लोग हमारे सांसद हैं, निश्चित तौर से देश को और तेज गति और दिशा मिलेगी। मुझे यह भी आपसे कहना है कि मैंने पाया, और निश्चित रूप से आप भी पाएंगे, कि जो हमारे सचिवालय के जितने पब्लिकेशंस हैं जो हमें मिलते हैं,
जो आपको भी मिले होंगे, जिनमें पार्लियामेंट्री रूल्स, प्रैक्टिसेज एंड प्रेसिडेंट्स के बारे में बहुत बारीकियों से चीजों को बताया और कहा गया है। आपके लिए बड़ा उपयोगी वो होगा। समय समय पर उसको देखते रहना बहुत ही ज्ञानप्रद है। माननीय सदस्यगण, सचिवालय के कामकाज के बारे में भी बहुत विस्तार से आपको बताया गया होगा। खास तौर से आईटी इन्वायरमेंट इन राज्यसभा एंड मेंबर्स सैलरी अलाउंस एंड एमिनिटीज जो हम आते हैं, हमें जानने की जरूरत होती है इनके बारे में। इससे आपको काम करने में, सूचनाएं पाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे पूरी तरह यकीन है कि आप जो बताए गए होंगे टूल्स यहाँ पर कैसे उनको इफेक्टिवली इस्तेमाल करें, वो आप करेंगे और हम सब का जो कामकाज होगा और बेहतर तरीके से हो पाएगा इन चीजों के उपयोग से। अपनी बात खत्म करने के पहले मैं बहुत सफल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यसभा के महासचिव जी समेत राज्यसभा के सचिव, सचिवालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी और सारी एजेंसी जो इसमें लगी थी, सबको सराहनीय प्रयास के लिए मैं बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले आप सभी माननीय सदस्यों का भी हार्दिक धन्यवाद। पुनः मैं आप सभी को राज्यसभा में उपयोगी और सफल कार्यकाल के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा कहा भी जाता है कि पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन कैन डू वंडर्स इफ पार्लियामेंटियंस गिव इट ए चांस। तो निश्चित तौर से आप बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।